बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला वज़र। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को एक तरफ तो लाडला प्लस करार दिया जा रहा है उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, लेकिन नवाज शरीफ अभी भी गिले शिकवे करते दिखाई देते हैं। उन्हें क्यों निकाला गया था और मुल्क को उससे क्या नुकसान हुआ, आज उस हवाले से उन्होंने बहुत अहम बयानात दिए हैं। कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया पीछे छोड़ दिया है। और सिर्फ पंजाब की लड़ाई नहीं नज़र आ रही, इस वक्त सिंध में भी एक बड़े महाज की तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और क्या जरदारी साहब ने उस महाज को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौक़िफ़ और उनकी जो सियासी लाइन है उससे हट के बात की है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने को तरजीह देंगे। पाकिस्तान में आइंदा एक मखलूत हुकूमत होगी, लेकिन इस मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है। उन पर इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने के लिए जो तलवार है उसमें दिन काउंट डाउन हो रहे हैं। 20 दिनों में क्या इंटर पार्टी इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं, जो अपील उन्होंने अदालत में की है उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें उन्हें ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाया। अब हम बात अगर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी और इंतखाबी माहौल बन रहा है, इसमें बहुत तलखी है। और इन तलखियों को ख़त्म करने की बात तो सारे सियासी लीडर्स कर रहे हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो समझ आती है कि वो मफाहमत की बात करते हैं, मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें मिल के काम करने की बात करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सब एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इन इल्ज़ामात के पीछे वजह क्या है वो, और फिर जरदारी साहब ने ऐसे वक्त में ये इंटरव्यू क्यों दिया है और ऐसी बातें क्यों की हैं। उनको पंजाब हुकूमत से कोई गिला शिकवा भी नहीं रहा, हालांकि उनकी जमात मुसलसल मोहसिन नकवी साहब को नून लीग की प्रॉक्सी कह रही थी और उस पर इल्ज़ामात निगरान हुकूमत पे लगाए जा रही थी। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि निगरान हुकूमत जो मरकज़ में उस पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रही थी। लेकिन जरदारी साहब ने वो पूरी की पूरी जो कैंपेन थी निगरान हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने बिल्कुल एक नई बात की है। उसका भी हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान को बचा पाएगी या नहीं, ये वो गुफ्तगू है जी जो आज हम अपने मेहमानों से करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। नवाज शरीफ साहब आज एक बार फिर अपने आप को हुकूमत से इक़्तिदार से निकाले जाने पर गिले करते हुए दिखाई दिए, या वो सिर्फ याद माजी था, कोई गिला नहीं था किसी से भी? देखिए तंजीला, वो जो मियां नवाज शरीफ का जो आज की स्टेटमेंट है वो गिला किसी के साथ नहीं है। वो लोगों को बावर कराने की बात है कि मियां नवाज शरीफ के अदवार में जब भी इस मुल्क को बहरान में हमें जब भी उस मुल्क बहरान में था, मियां नवाज शरीफ को मिला तो हमने बहरानों से निकाला। इस मुल्क को रेतली मिट्टी से लेकर पहाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने रोड्स बनाए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने पूरे मुल्क को अपलिफ्ट किया। जब मुल्क तारीखियों में था तो उसको बिजली के मेगावाट्स दिए। जब मुशर्रफ के दौर के बाद मुल्क में दहशतगर्दी फैली हुई थी तो उसको एड्रेस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इसके तोहफे में मियां नवाज शरीफ को हमेशा या जलावतनी मिली, या जेल मिली, या जेल की सलाखें मिली। और आज जो बिजनेस कम्युनिटी जिनसे वो बात कर रहे थे उनको यही बताने का मकसद था कि मुल्क आगे तब बढ़ सकता है कि जब कंटिन्यूटी हो, जब आपको टाइम दिया जाए। और आज वो टाइम जो मियां नवाज शरीफ साहब के 21 साल जिंदगी के या जिला वतनी या मुल्क से बाहर गुजरे या जेलों में गुजरे, तो वो अगर पाकिस्तान की खिदमत में गुजरते तो शायद मुल्क आज यहाँ ना पहुंचा। तो क्या अभी कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा मियां साहब को? क्या वो लाडला प्लस हैं जो उनको कहा जा रहा है? जिला कॉम्पनसेट किस तरह? मुझे बताइए, उनकी जिंदगी का वो टाइम जो अपनी डेथ पे अपनी वाइफ छोड़ के आगे, क्या वो कॉम्पनसेट हो सकता है? जो 2017 का मुल्क था, जहां आपकी मैशत थी, जहां 100 रुपए का डॉलर था, जहां 5 रुपए की रोटी थी, जहां आपका 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, क्या वो कॉम्पनसेट हो सकता है? वो लोग जिनकी आज असासे आधी कीमतों के हो गए हैं, अरबों करोड़ों रुपए के असासे, सिर्फ इसलिए मुल्क की जो मैशी हालात है
क्या वो कॉम्पनसेट हो सकते हैं? देखिए, कॉम्पनसेट जो है एक बड़ा लंबा और बड़ा एक डिटेल्ड इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन वो कॉम्पनसेशन तब होगी कि जब आप मियां नवाज शरीफ के जो टाइम पे मुल्क जहां तरक्की कर रहा था उस तरक्की पे वापस पहुंचे, जब दोबारा एशियन टाइगर बने, जब पाकिस्तान की फिर इस रीजन में इज्जत हो, जहां पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, जहां पाकिस्तान में गरीब की आवाज हो, जहां बेरोजगारी और महंगाई ना हो या कम हो, तब वो कॉम्पनसेट होगा। सही। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ भी वही सवाल लेके आऊँगी। जरदारी साहब के इंटरव्यू को लेके बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। पार्टी के सीनियर ओहदेदार के तौर पे आप पार्लिमानी लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में। किस तरह से आप देखते हैं, और वो फिर कुछ पंजाब के लोगों से नाखुश भी हैं, कुछ इस तरह के बयान भी देते हैं। तो जो बिलावल साहब के बारे में बिलखुसूस उन्होंने कहा, उस पर क्या रिफ्लेक्शन है आपकी एक पार्टी के कारकुन और लीडर के तौर पर? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब का एक रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और ख़ास करके जब प्रेसिडेंट साहब बीबी की असैसिनेशन हुई और उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब का रोल था, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा उनका किरदार है। उन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में आम आदमी की आवाज बनने के जुर्म में उन्होंने एक तवील जेल काटी है इस मुल्क के अंदर। और वो शख्स इतना हौसले वाला और बहादुर शख्स है कि उसने आज तक कुफ नहीं की। उसने अपने मुखालफीन पे भी कोई ऐसा जुमला नहीं कसा। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर वो सामने आए हैं और मुश्किलात से निकाला है मुल्क को। हर जब भी ये इस मुल्क को नाअक्मत अंदेश क़यादतें एक बंद गली में ले जाती हैं, आसिफ अली जरदारी वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी भूडी हरकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिवाइड करने की, और ये कहना कि पीपल्स पार्टी जो है वो तो डिवाइड हो चुकी है और जरदारी साहब का कोई और बयानिया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई और बयानिया है। वो चेयरमैन है, वो को चेयरमैन है, दोनों की जो क्यादत है उसमें पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है। किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। बाकी अपनी अपनी राय होती है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब साहिब राय है, वो अपनी एक राय रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी एक राय रखता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इंडिविजुअल के सर पे नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी के जरिए जो फैसले होते हैं उन पे अमल करके आगे चलती है। सही। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर मैं हुमायूं साहब आपके पास ये नुक्ता लेके आऊँ कि हम ये देख रहे थे कि बिलावल साहब और बिलावल साहब के हम ख्याल जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और जमात को माइनस करने के हवाले से उसकी तायद करते हुए दिखाई देते थे। आपको लगता है कि उस मौक़िफ़ की वजह से भी जरदारी साहब को बीच में आना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनमें से उन लोगों का आपस में क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर कोई तायद करते थे या नहीं करते थे, द फैक्ट रिमेन्स वन थिंग कि अगर आपने इस प्रोसेस को, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, अगर आपने उसको क्रेडिबल बनाना है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी उस रेस में हो। अगर उस रेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इस पाकिस्तान में और बाहर और किसी भी जगह पे भी इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसकी क्रेडिबिलिटी इन्वेस्टर्स के पास नहीं रहेगी। इसकी क्रेडिबिलिटी किसी भी दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कह चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैन नॉट बी माइनस। उस रेस से आप उसको माइनस नहीं कर सकते। मेरे लिहाज से ये इनका इंटरनल मैटर है, जो मर्जी करे। हाँ, मुझे उससे एक चीज पे ये हुआ था कि जरदारी साहब के एक कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि जो बिलावल भुट्टो हैं उनके एक किस्म के स्टेचर पे थोड़ा सा वो डेंट आता है। अच्छा। वो कमेंट
हालांकि उन्होंने बड़े मतलब विदाउट बीइंग क्या कह सकते हैं, एक बाप के तरीके से दिया है, और बाप के लिए बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए वो होता है, लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो में उसका एक डेंट आ सकता है। और वो कमेंट था कि ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा, ये अंडर ट्रेनिंग इस लिहाज से कहा हुआ है कि हमें याद रहे कि बिलावल भुट्टो 18 महीने उन गवर्नमेंट के साथ एज अ फॉरेन मिनिस्टर रहा है। ये याद रखें कि इनके नाना भी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जब अपनी स्टार्ट की थी तो वो जो यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर थे उनके, ये अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट के, ठीक है। तो उस लिहाज से जब आप वो करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये अभी अंडर क्या कह सकते हैं, एक किस्म के ट्रेनिंग है, सो दैट बिलिटल्स हिज स्टेचर, नथिंग एल्स। बाकी उनका आपस में क्या होता है क्या नहीं होता, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ रियलिटी ऑफ लेकिन सिंध। आपको क्या पीपल्स पार्टी की कुर्बत सूट ना करती? जिस तरीके से बिलावल साहब बार बार कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देखिए देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये कहा है, दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जनरल माइंडसेट है उसके बहुत करीब है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी एमक्यूएम। एमक्यूएम के बारे में हम ये कहते थे कि अगर वो अपने वो तशद्दुद वाले जो कि उनके वो जो बोरी बिस्तर वाला वो हिसाब किताब होता था उससे हट जाती है, तो चूंकि वो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और एजुकेटेड क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे वो काफी करीब है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का और मेरे लिहाज से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ज्यादा करीब है। उसकी वजह यह है, सिवाय एक चीज के, वो ये है कि एक जो मोरूसी सियासत होती है, अगर हम उससे हट जाएं तो पीपल्स पार्टी इज अ नेचुरल एलाय टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनके इनके आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ठीक है, इनके मैं जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा, मैं हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ ये लेके जाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया वो भी हसन मुर्तज़ा साहब से पूछेंगे, और जरदारी साहब ने क्या नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, या इस इंटरव्यू में कुछ और भी था ऐसा जिसको भांपने के लिए मजीद बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हसन साहब, आपके तरफ सवाल जो मैंने लेके आना उससे पहले ज़रा सुने कि जरदारी साहब जो हैं वो क्योंकि पंजाब बड़ा अहम होता है पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में और ओवरऑल जो कौमी सियासत है, तो जरदारी साहब अपने जो पंजाब के लीडर्स हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा बात सुन लें। हसन मुर्तज़ा साहब, मुसलसल आप लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही थी, निगरान हुकूमत जो है वो आपको विक्टिमाइज़ कर रही है, आप ये कह रहे थे, और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला है वो बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत का जो रवैया था उसी से ज़्यादा उठना शुरू हुआ था। जरदारी साहब कहते हैं आप लोगों को पता नहीं है। देखिए, जरदारी साहब हमारी पार्टी के हेड हैं, बड़े हैं, वो जो देख रहे हैं वो दुरुस्त है, और उनको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये उनकी वजहदारी है कि वो आज भी इन हालात के बावजूद भी मोहसिन नकवी साहब को बेटा कह रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात हमारे साथ भी कोई खराब नहीं थे, बस शायद उनकी कोई सियासी मजबूरियां हो, उनकी सियासी वाबस्तगी हो, तो उस वजह से वो कर रहे हो और कर रहे हैं। बाकी जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो फैसला तो उन्हीं ने ही करना है ना। अगर वो समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही, तो वो दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनकी पार्टी का एक लेकिन अपना सा आप लोग मुसलसल गिले कर रहे थे जब, तो उस वक्त नहीं आपको पार्टी से किसी ने कहा कि आप लोग ये गिले शिकवे ना करें? हमारे गिले तो उस वक्त खत्म हो जाते हैं ना जब आसिफ अली जरदारी साहब कहें कि ये बात दुरुस्त है। देखिए, आप आसिफ अली जरदारी साहब को इतनी आसानी के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक स्टेटमेंट के साथ आपको उनकी पूरा विजन नजर आ जाएगा। जो आपको समझ आया, आप तो उनकी पार्टी में हैं और जाहिर है आपके लिए समझना ज्यादा जरूरी है मेरे से ज्यादा। जो आपको समझ आया वो मुझे समझा दें। मैं, अगर आप कहेंगी तो जब मुझे समझ आएगी मैं आपको समझा दूंगा, वरना आप कोशिश करें और मैं नहीं करता हूँ। सेनेटर साहब, आपको कुछ समझ आई है ये बात कि ये जो हमारे दोस्त जो हैं सब पीपल्स पार्टी से, ये टीवी शोज पे आके जो कह रहे थे कि मोहसिन नकवी तो नून को प्यारे हो गए और हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया, तो जरदारी साहब कहते हैं उनको पता ही नहीं है।
देखिए, चूंकि जरदारी साहब जैसे हसन साहब भी कह रहे हैं, जरदारी साहब ने हो सकता है कोई और बेसिस क्यों, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज बता सकता हूँ जो बज़ाहिर नजर आ रही है। अच्छा, बज़ाहिर नजर आ रही है, अब मैं बताता हूँ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख से, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देख रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक इवेंट करती है तो वहां का, उस इलाके का एसएचओ आता है और वहां के लोगों को, जो स्टेज पर बैठे होते हैं, जो आसपास होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं और उनको उस एफआईआर का हिस्सा बना देते हैं। कि जो एफआईआर 9 मई में, जिसमें आप ये समझे कि 4 नाम लिखे हुए और बाकी 400 बंदे जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, नामालूम अफराद है, उन नामालूम अफराद में ये 20-25 नाम ऐड हो जाते हैं और ये वो नामालूम अफराद इनमें तब्दील हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग। अब मैं दूसरा ये समझता हूँ कि ज्यादातर जो जिन जिन प्रोग्राम्स में मैं गया हूँ, चाहे वो इनके जो भी आते थे, वो ज्यादातर सिंध के रेफरेंस से ज्यादा बात करते थे। बाकी पंजाब में आई एम श्योर इनको किस तरीके पुश किया जा रहा है, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, उस तरीके से मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को सपोर्ट के लिए भी हो सकता है प्रेशराइज हो, और हो सकता है वो चीज कर रहे हो। देखिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जरा मुझे दानियाल साहब भी यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा, लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ऐसी मुहिम सिंध में शुरू होती हुई दिखाई देती है जिसमें लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी उसमें साथ हैं, और ये सिर्फ इत्तेहाद करने की बात है। इत्तेहाद करना तो सियासी जमातों का हक है, लेकिन ऐसे आसार नज़र आते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध से उनको बेदखल करने, उनको हुकूमत ना देने का कोई मंसूबा है। जिला देखिए, हम तो आज पीपल्स पार्टी ने अपना दिल खुद छोटा किया हुआ है। हम सिर्फ क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि अगर आप इस बहरान में आज जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो बिजली के बिलों से तंग है, जो महंगाई से तंग है, अगर वो अपनी नजर दौड़ाता है या अगर उसकी कोई उम्मीद की किरण तो ये नवाज शरीफ है। उसमें हमारी तो गलती कोई नहीं है कि उसकी उम्मीद की किरण मियां नवाज शरीफ है। और जो लोग मैटर करते हैं उनको भी पता है कि अगर इस मुल्क को कोई बहरान से निकाल सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ है। हाँ, की सियासत की क्या बिलावल या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि सिंध को हमने पंजाब की तरह बनाया, या वो कह सकते हैं कराची को हमने लाहौर की तरह बनाया? नहीं कह सकते। हम जहां तक सिंध की बात करते हैं, सिंध पाकिस्तान की शाहरग है, बिजनेस हब था एक जमाने में, जो अब पंजाब है। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क है, सिंध का हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, और हम अपना रोल प्ले करेंगे। वो हसन मुर्तज़ा साहब, क्या जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ भी दोस्ती का को हाथ बढ़ाया है? वो कह तो रहे हैं कि मखलूत हुकूमत है, लेकिन नून लीग कहती है हम तो 125 सीटें लेने वाले हैं और हम अकेले हुकूमत बना लेंगे। पंजाब से 125 सीटों की बात करें। देखें, गुजारिश ये है कि जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरा ये ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ या दुरुस्त हूँ, फैसला क़यादत ने करना है। पीएमएलएन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जाएगी, ना उसे जाना चाहिए। हमें कभी भी सियासी फायदा पीएमएलएन से नहीं हो सकता, बल्कि किसी भी सियासी जमात के साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद तो होना ही नहीं चाहिए। हम इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ आते हैं, मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं। हम किस तरह किसी जमात के साथ एक सिंबल पे इलेक्शन लड़े और फिर उसके नतीजे में हम हुकूमत बनाए, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। पाकिस्तान क्या इस इंटरव्यू की वजह सिंध में जो सियासी तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरीके से नून लीग का इत्तेहाद हुआ, जीडीए के एक्टिवेट होने की भी खबरें हैं कि वो भी शायद आपके खिलाफ जाएंगे और एक बड़ा महाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बनने जा रहा है, उस तनाजुर में तो नहीं जरदारी साहब ने इस इंटरव्यू में अपने जो सारे क्वार्टर्स उनको खुश करने की कोशिश की है? मैं समझता हूं कि इतना जल्द इससे नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। हमें उस इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम वो चीजें देखें। एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल के फेज में और अपने मैनिफेस्टो और अपने नजरियात के साथ वो रिवाइव होगी।
वो किसी भी सियासी जमात के साथ मिलकर रिवाइव नहीं हो सकती। तो सही। ये इंटरव्यू जो है ये ना सिंध के लिए है, ना पंजाब के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। हम देख रहे हैं कि जहां पर गैर सियासी इत्तेहाद अगर आप करवा दे, मुख्तलिफ लोगों को आप जोड़कर, और उनको, जीडीए पिछली दफा नहीं था, उसका क्या रिजल्ट आया जीडीए का। तो ये तजर्बे जो है ये अब नहीं होने चाहिए। हमें अवाम के पास जाना चाहिए और अवाम जिसको मैंडेट दे। देखिए, एक ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब अवाम के मैंडेट के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इससे मैं नहीं समझता कि हमें किसी इंटरव्यू से ये नतीजा निकाल लेना ठीक चाहिए है, कि आप कह रहे हैं कि जरदारी अच्छा इत्तेहाद में जाने। मैं जरा हुमायूं साहब ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप भी बता दीजिए। जी जी, हुमायूं साहब आप भी बता दीजिए कि जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इंटर पार्टी इलेक्शंस आप कर पाएंगे? देखिए, इंटर पार्टी इलेक्शन हम ना सिर्फ कर पाएंगे, हमारा तो ये एक वो क्या कह सकते हैं, एक दावा है कि हम लोग इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो चारों सूबों में इंडिपेंडेंटली हर सीट पे अपने कैंडिडेट फाइल करने की हिम्मत और ताकत और कैंडिडेट्स रखती है। अब रही बात ये कि अगर जैसे अभी अपर दीर में अगर आप आज का वो देखें या कल का जो जलसा देखें, उसमें अभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फर्स्ट या सेकंड टियर की क़यादत नहीं गई, लेकिन वहां पे हजारों की तादाद में लोग निकले। अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी इत्तला मिली है कि वहां की पुलिस ने फायरिंग की है और एक दो हमारे ऐसे वर्कर्स जख्मी हुए, उनको डायरेक्ट, अच्छा ये उन लोगों, वहां पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं डायरेक्ट फायरिंग की है, पॉइंट ब्लैंक करके। ये हम कंफर्म करेंगे क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है केपी गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं जो एक साथ इसमें और भी ऐड कर दीजिए। एक आपको वीडियोस भेज देता हूँ जो अनएडिटेड है और वहां पे गोलियों का वो किया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ऐसी जो कोई बात नहीं। जी वापस, हाँ, एक और ब्रेक की तरफ जाते हैं सेनेटर साहब और वापस आते हैं। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे का सारा सिनेरियो कुछ उस पर बात करेंगे और साथ सदर साहब के हवाले से एक दरख्वास्त आई है और सदर साहब जो हैं वो बार बार लगता है कि गर्म पानी और गर्म हवाओं की जद में है, लेकिन फिर वो बच जाते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और जो मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की तरफ जाते हुए, उसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी है। हसन मुर्तज़ा साहब, मियाँ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो सिलेक्टेड प्लस बन रहे हैं या लाडला प्लस बन रहे हैं, आपकी जमात इसको किस तरह से देखती है? और क्या बिलावल साहब जो बार बार मियाँ साहब पे तनकीद कर रहे थे, उसकी वजह से भी जरदारी साहब को ये इंटरव्यू में बिलावल साहब की जो लाइन या उनका जो मौक़िफ़ है उससे इस पार्टी को अलग करना पड़ा है? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई पार्टी से अलग हुआ है, ना कोई पार्टी की लाइन ऐसी है जिसपे किसी को अलग होने की कोई जरूरत हो। पार्टी बड़ी क्लियर है इस बात पे कि मियाँ साहब जो है वो लाडला प्लस बनने जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या आम आदमी की बायोमेट्रिक्स जो है वो एयरपोर्ट पे हो सकती हैं? क्या आम आदमी के लिए जो एक दायमी जिसका वारंट जारी हुआ हो, क्या वो सरेंडर किए बगैर उसको इंटरम बेल मिल सकती है? ये सारी चीजें जो है ये खास लोगों के लिए होती हैं और खास लोग देते हैं और खास वक्त में ये मिलती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरी इदारे मजबूत हो, पार्लियामान की सुपरमेसी हो। हम मियाँ साहब को ये कहते थे, हमने मियाँ साहब को तीसरी बार भी वजीर आजम बनने के लिए सहूलतकारी हमने की थी। हमने वो अमेंडमेंट्स की थी 18वीं तरमीम के जरिए जिसकी वजह से वो तीसरी बार बने थे। हमें कोई एतराज नहीं था कि वो जमहूरी अंदाज में चौथी दफा भी वजीर आजम बने, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ तरीकाकार के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए। हम 2018 के बाद बहुत बड़ा नुकसान करवा चुके हैं इस मुल्क के साथ। ठीक है, अब और मजीद ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई
मियां साहब की शख्सियत के खिलाफ कोई बात कर दी है, या मियां साहब की कोई करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। वो कौम देख रही है वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इक्तदार में होते हैं, कब इक्तदार से बाहर होते हैं। वो सारी कौम है देखने वाली, और कौम ठीक है। बेहतरीन जज। सेनेटर साहब, आप जो हैं वो इस सारे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस करती है। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, इस फैसले को आपने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के, लेकिन क्या साथ साथ पार्टी की जो लीडरशिप जिससे आपका राब्ता हुआ, क्योंकि आपके सेक्रेटरी जनरल भी रोपोश हैं, चेयरमैन आपकी जेल में हैं, कौन मामलात इस वक्त देख रहा है, क्या फैसला कर रहे हैं कि अपील के साथ साथ इंतखाबात की तैयारी उसके लिए भी कोई हो रही है पेशरफ्त? देखिए, जितना मुझे मालूम है वो ये है कि इसको अपील पे तो जाना होगा इसके खिलाफ। उसकी वजह दो तीन बेसिक वजूहत है। एक तो जो हमें नोटिस मिला था उसमें इसकी इलीगैलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं था। नंबर टू, ये जब फैसला हो गया था, महफूज हो गया था सितंबर के करीब शुरू में, तो इसको ये 2 महीने 2.5 महीने क्यों महफूज रखा? जब आपने कहना था कि भाई दोबारा इलेक्शन कराओ, तो आपको हमें टाइम तो प्रॉपर देना चाहिए था। अब इतने छोटे टाइम पे, मतलब इनके लिए 90 दिन काफी नहीं है, हमें ये कहते हैं 20 दिन में कर लें, तो ये चीज तो एक अजीब सी बात है। ठीक है, तो उस चीज को करना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से अगर इन्होंने हमें फोर्स करना है कि इलेक्शन करा लो, तो हम जैसे बाकी पार्टी वाले इलेक्शन कराते हैं हम भी करा लेंगे कि यार डॉक्टर लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, फिर क्या करेंगे? सुन ले, देखिए ना, बल्ले का निशान तब वापस लेंगे जब हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन कराने का आसान तरीका है, इन सब पार्टियों ने ऑलरेडी किया हुआ है। डॉक्टर हुमायूं खड़ा हो जाएगा, बिला मुकाबला हो जाएगा, बस ठीक है, जीत गया। फलाना खड़ा हो जाएगा, तंजीला साहबा खड़े हो जाएंगी, बिला मुकाबला हो जाएंगी। नहीं, मैं सहाफी हूँ, मेरा नाम भी ना ले। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं एक फर्ज करो कि एक बंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका नाम जो भी है XYZ है, वो खड़ा हो जाएगा तो बिला मुकाबला जीत जाएगा। इस किस्म के अगर आपने इलेक्शन कराने, मैं आपको हर 2 घंटे बाद एक नया इलेक्शन करा दूंगा, कोई मसला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्टोरल प्रोसेस जो हमारा होता है, हमारा इस तरीके से होता है कि बाकायदा लोग जमा होते हैं, जो हमारा पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारा जमा होता है, वहां पे 2 पैनल्स बनते हैं, उन पैनल्स की बराह रास्त आपकी वोटिंग होती है। जी, जरदारी साहब ने जो हालिया इंटरव्यू दिया है उसमें तो शायद उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ हाथ बढ़ाया है, इसको ऐसे देखा जाए, या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया है कि हम भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, मियां साहब के साथ मामलात ना करें, हमारे साथ कर लें? देखिए, उनकी नाराजगी और दोस्ती दोनों उनकी अपनी मूड पे है। हम तो ना उनसे कल नाराज थे और ना आज नाराज है। हम कल भी इधर ही थे और आज भी इधर है। उन्होंने हमारे साथ अपना एक रोल प्ले किया है। खाली मसला ये है कि जब आवाम और लोग अपनी नजर घुमाते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, तो उनको पीपल्स पार्टी का कुछ इतना खास कारकर्दगी नजर नहीं आती। हम वाहिद जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर खड़े हैं, और हम अपनी कारकर्दगी की एक कामयाबी की दास्तान है जो सुना सकते हैं। और उसी दास्तान की वजह से हमें, जब हम बात करते हैं कि हम इंशाअल्लाह एक बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे और जीतेंगे, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कारकर्दगी बोलेगी। हमारी कारकर्दगी हमेशा बोलती रही। जब एक टांगा जमात को ला के फिक्स किया गया था और उस मुल्क उसके हवाले कर दिया गया था, तब भी इलेक्शन के बाद हमारे खिलाफ थे, लेकिन हम सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आए, और इंशाल्लाह आगे भी हम सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आएंगे। हम और पार्टीज को साथ लेके चलेंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और जमात हो, इस मुल्क की मैशत के लिए, इस मुल्क की खातिर हम सबको साथ लेके चलेंगे। और सदर मुमलिकत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई है, आपकी कानूनी राय भी ले लूं, बैरिस्टर साहब है, आप बताइए कि आपको लगता है कि सदर साहब के लिए कोई मुश्किलात है इस दरख्वास्त को देखते हुए? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई खास मुश्किलात है, लेकिन फिर भी जो सदर का रोल है वो एक बड़ा मुतनाज़े रहा है और काफी अरसे से मुतनाज़े है, और उस रोल को देखते हैं कि उस रोल को क्या गैर मुतनाज़े कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, वो PTI के सदर हैं। और जिस तरह उनका बर्ताव है इस मुल्क के साथ, और जिस तरह वो अभी तक रिएक्ट करते रहे हैं, शायद वो बड़ा मंफी जाता है, लेकिन वक्त बताएगा और कोर्ट्स बताएंगे कि क्या इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। हसन साहब, सदर साहब के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, और सदर साहब जो हैं वो कई बार मुतनाज़े रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती थी कि वो PTI के सदर हैं, सदर मुमलकत नहीं हैं। अब जो अदालत से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उनके जो उनका आइनी एक ओहदा और ज़िम्मेदारी थी इलेक्शंस करवाने की और तारीख देने की, उन्होंने नहीं निभाई। अब ये दरख्वास्त आई है सामने, आपको लगता है कि
ये ख्वाहिश है कहीं पे कि सदर साहब को हटा दिया जाए, या ये बस वैसे ही वो जैसे होता है ना वो फीलर्स हैं? देखें तंजीला, मैं तो ये समझता हूँ कि ये आईनी ओहदे थे और इनका जो तकद्दुस था वो बहाल रहना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती के साथ बड़े ओहदों पे छोटे लोग बैठ गए। कई ऐसी चीजें सामने आई जिससे वो लगता नहीं था कि वो किसी भी रियासत के सरबराह है और उनकी हैसियत जो है वो गैर मुतनज़ है। सारी जमातें जो है वो अपने प्रेसिडेंट बनाती हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। और उस चेयर का जो तकद्दुस है वो एक सियासी कारकुन ही समझ सकता है, वो किसी की समझ में ना आने वाला है। अब जो उनके खिलाफ हो रहा है, मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। वो भी, अगर उन्होंने तकद्दुस पमाल किया था तो दूसरी तरफ से भी कोई कमी नहीं आ रही। वो खास जो है वो सदर पाकिस्तान के खिलाफ है, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ नहीं है। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी जो है ये गलत रिवायत डाली जा रही है। हमें बिला तफरीक अक्रॉस दी बोर्ड हमें सब जमातों को सदर का या किसी भी आईनी ओहदे का जो एहतराम है वो मलूज़ खातिर रखना चाहिए। हुमायूं साहब, लास्ट कमेंट आपका सदर साहब के हवाले से। दो चीजें, ये सारे आईनी ओहदे होते हैं, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। उनकी कुछ न कुछ एफिलिएशन होगी, लेकिन बिल्कुल सही बात है, जब वो उस ओहदे पर आते हैं तो बाय एंड लार्ज वो करते हैं। मुझे कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आ रहा, मां सिवाय इनके के बाद ऐसे जो कंट्रोवर्शियल लॉज थे जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कह दिया कि यार वो सदर के पास ही इख्तियार था डेट देने का, और ये जो लॉज बनाए थे ये गलत बने थे। तो उन चीजों को अगर उस पर सदर साहब साइन नहीं करना चाहते थे, डजंट मीन कि वो पीटीआई के थे, उन्होंने कर दिया। अब जिस लिहाज से ये करना चाह रहे हैं, ये आर्टिकल 44(1) का बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखिए, आज तक जितने पिछले 4-5 महीनों में जो लॉज पास हुए, जितने भी लॉज पास हुए, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। उससे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह थी उसके खिलाफ जा रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमने 18 महीनों में इस कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल देखा है कि सत्यानाश हो गया है। और अब ठीक अगर है। ये लोग कि सदर को हटाए, वो सदर को हटा नहीं सकते जब तक सदर खुद रिजाइन ना करे, या जब तक ठीक है अगला जी, सदर। आपको भी लगता है कि सदर को हटाया नहीं जा सकता, और दानियाल साहब को भी ये लग रहा है, और हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जो आईनी ओहदे उनके तकद्दुस को बहाल करना सब इदारों की जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।